नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी साइंस की इस क्लासेस में, जहां हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की साइंस पढ़ रहे थे। और यूट्यूब पर संचालित इस क्लासेस को आपको बेस्ट क्लास का अगर अवार्ड भी देना चाहे तो वो कोई मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इसको क्लास को देखेंगे तब आपको पता लगेगा आप अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे और एग्जाम में क्या पूछे जा रहा है और कहाँ से पूछे जा रहा है। एक लिमिटेड मटेरियल में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देना ही हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है। और इसी पे चलते हुए आज हम एनवायरनमेंट की हमारी ये नेक्स्ट क्लास आज से शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है 3R। हम जानेंगे कि 3R क्या होता है, या हमारे पास में 5R क्या होता है, या फिर ऊर्जा चक्र क्या होता है, या फिर हमारे पास में ये जो पोषण स्तर क्या होते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हमारी क्लास में आज आपको दिखाई देगी, आप समझेंगे कि फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कि एक लिमिटेड अगर आप मटेरियल पढ़ेंगे और अगर सही चीज़ पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की पहली क्लास, जिसमें है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी समझाते हुए चलेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में समझना क्यों जरूरी है ये भी आपको पता लग जाएगा आज की क्लास में, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से याद रह जाएंगे और कई बार इंग्लिश नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। देखिए, वैसे डेफिनेशंस आपको इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, डेफिनेशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं पूछता, वहाँ आपसे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा पूछता है। तो फैक्चुअल डाटा क्या पूछता है वो ही हमारी पूरी क्लास में आज आपको देखने को मिलेगा। और फिर भी कुछ कुछ बेसिक समझाने के लिए, एक स्टार्टिंग के लिए आपको मैं यहाँ लेकर के आऊँगा। जैसे कि डेफिनेशन क्या है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, वे साधन जो हमारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका उपयोग उनमें बिना किसी बदलाव के किया जा सके। जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं उन बिना किसी बदलाव के उनका उपयोग किया जा सके, जैसे कि पेड़ पहाड़ पौधे, ये सब चीज़ें आती है प्राकृतिक संसाधनों में। इन सबको प्राकृतिक संसाधन, जंगल, नदियाँ, पानी, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ये आपके समझने के लिए कि ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, हमें इसमें दो तीन अलग अलग चैप्टर का मिक्सचर एक तरह से पढ़ना है। कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे कि जंगल का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, वन का प्रबंधन, या फिर नदी नाले, या फिर जल जल का प्रबंधन किस हिसाब से किया जाए, पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण किस आधार पे किया जाए, कचरा प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, कचरा प्रबंधन पे पूछ लिया जाता है कि कचरा प्रबंधन किस तरीके से, उस पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पर्यावरण संरक्षण में आपसे कई चीज़ें, जैसे कि ओजोन परत के बारे में, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इस तरीके की कई चीज़ें हमने पिछली केमिस्ट्री में भी पढ़ी थी। तो इस तरीके से ये अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े चैप्टर होते हैं। पर्यावरण एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक होता है, लेकिन अगर आप सही चीज़ पढ़ेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक सिर्फ 2 क्लास में, आज और कल की क्लास में ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही चीज़ पढ़ेंगे। आप अगर यहाँ पे हमारी क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे तो बिल्कुल सही जगह पहुँच चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन ये होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो 2 तरीके से इनका वर्गीकरण हो सकता है। एक तो होते हैं असमाप्य और एक होते हैं समाप्य। ठीक है। तो असमाप्य, जिसको अक्षय भी बोलते हैं हिंदी में, अक्षय, जिनका कभी क्षय नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो। नाम से भी पता लग रहा है कि असमाप्य। इनको इनएग्जिस्टेबल भी बोलते हैं, जो कि असीमित मात्रा में होते हैं। डेफिनेशन की ज्यादा नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ समझना है कि असमाप्य क्या है, जो असीमित मात्रा पे, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाले। अक्षय, अक्षय का मतलब ये है जो जिसका कभी क्षय नहीं हो। तो ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश आपके लिए ऐसे कि सूर्य का प्रकाश अनवरत चलता आ रहा है और अनवरत चलता रहेगा। तो इस तरीके से सूर्य का प्रकाश था, है और रहेगा। तो ये वाली चीजें आपकी असमाप्य। फिर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी कि जो हवा से जो ऊर्जा बनाई जा रही है, हवा हमेशा चलती आ रही है इसलिए हवा भी रहेगी। पर ऊर्जा, वायु, इस तरीके की चीजें आपकी होती है असमाप्य। इनको बोलते हैं इनएग्जिस्टेबल। और साथ में होती है दूसरे होते हैं समाप्य, जो कभी ना कभी जाकर के खत्म हो जाएंगे या खत्म होने वाले हैं। ये फ्यूचर में कभी 8, 10, 100, हजारों सालों बाद में जाकर के खत्म हो जाएंगे। कम से कम 100,000 साल में जो खत्म हो जाएंगे उनको बोलेंगे क्षय, यानी कि खत्म होने वाले। अब इनमें अंदर इनकी मात्रा क्या होती है, सीमित। खत्म तभी होते हैं जब इनकी मात्रा सीमित है। अगर आप इनको यूज करते रहोगे, ज्यादा यूज कर लोगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, अगर थोड़ा कम कम यूज करोगे तो लेट तक चलेंगे। तो इसलिए इनको बोलते हैं समाप्य या क्षय होने वाले, या एग्जिस्टेबल, या सीमित, सीमित मात्रा में, जो सीमित मात्रा में। अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं नवीकरणीय, दूसरे हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय कैसे, जो खत्म तो हो जाते हैं लेकिन उसका पुनः उत्पादन किया जा सके। जो खत्म तो हो जाते हैं एक टाइम के साथ में, जैसे कि फसल है,
फसल हम काट लेते हैं, गेहूँ अनाज जो भी चीज़ें हम काट लेते हैं, तो वो वहाँ से खेत से खत्म हो गया, हमने उसको खा लिया और वो खत्म हो गया। लेकिन उसको दोबारा दोबारा उगाया जा सकता है। जो सरसों, गेहूँ, चना, फसलें, ये सी चीज़ें दोबारा उगाई जा सकती है। पेड़ पौधे, फल दोबारा उगाए जा सकते हैं। मनुष्य दोबारा जन्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये तो होती है नवीकरणीय। नवीकरणीय में कैसे, रिन्यूएबल, यानी कि जिनका पुनः उत्पादन संभव हो। पुनः उत्पादन किसका संभव है? कृषि, कृषि पदार्थ, वन, घास के मैदान, घास, स्थल, जीव जंतु, इन सब का पुनः उत्पादन दोबारा संभव है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनका पुनः उत्पादन बिल्कुल संभव नहीं है, वो खत्म हो गई तो खत्म हो गई बिल्कुल। जिसमें कौन कौन सी होती है, उनको बोलते हैं अनवीकरणीय, जिनका पुनः उत्पादन संभव नहीं हो। अनवीकरणीय के क्या होते हैं? एक सीमित भंडार है, सीमित भंडार है, जैसे कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जब हमारे पास में कहीं पेट्रोलियम के कुएं निकलते हैं, जब जमीन के अंदर से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल गैस निकलती है, कोल गैस निकलती है, कोयला निकलते हैं, तो ये एक लिमिटेड मात्रा में, जैसे कि वहाँ पे पेट्रोल, जैसे बाड़मेर में पेट्रोल निकल रहा है, अब वो निकल रहा है एक, जहाँ जब तक जमीन के अंदर वहाँ पेट्रोल है तब तक वो निकलता रहेगा। कुछ टाइम बाद में जब वो पूरा खाली हो जाएगा तो वहाँ पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जब सारे कुएं पेट्रोल के जब खत्म हो जाएंगे और उनका हम ऊर्जा का काम में ले चुके होंगे, तब वो चीज़ें हो जाएगी खत्म, और उनको फिर दोबारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो बनते भी हैं तो इतने हजारों लाखों सालों में जाकर के बनते हैं, जो कि अभी प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो इतने हजारों लाखों सालों बाद में तो उनको तो हम यही मानेंगे कि वो क्या है, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय सीमित मात्रा में, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज हो गए, ये सारी चीज़ें, खनिज वनिज जैसे कि सोना चांदी जो ये निकलते हैं, ये एक लिमिटेड मात्रा में, जितने निकलेंगे उतने ही आपके पास होंगे, आप उनको अलग से बना नहीं सकते। तो ये वाली चीज़ें हो गई आपके नवीकरणीय। तो प्राकृतिक संसाधन किस तरीके के हो गए? दो, एक असमाप्य और एक समाप्य। असमाप्य जो कभी खत्म नहीं होंगे वो होंगे सूर्य का प्रकाश, और समाप्य जो खत्म हो सकते हैं उसमें भी दो तरीके के, जो खत्म तो हो जाए लेकिन उनको दोबारा बनाया जा सके, जो नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, वो हो गए कृषि, वन, घास और जीव जंतु। और वो जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वो खत्म मतलब खत्म, और वो है आपके कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन से आपको इतना ज़्यादा मतलब नहीं, नाम से ही साफ साफ आपको पता लग जाएगा कि असमाप्य जो कभी खत्म नहीं हो, यानी कि असीमित मात्रा में। इसलिए डेफिनेशन अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल काम की चीज़ें। फिर उसके बाद में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर बहुत अच्छे से इसके बारे में दिया हुआ है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये जो श्लोक आपने कई बार सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है, और ये सारी चीज़ें, जो संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार, ये इसका अर्थ होता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, कि ये लिया गया है उपनिषद से, महाउपनिषद। महाउपनिषद में ये श्लोक उल्लेखित है, बकायदा आपकी बुक में पूरा इसका श्लोक, चार चार पंक्ति के दो श्लोक वहाँ पे उल्लेखित दिए हुए हैं, बिल्कुल संस्कृत में, ऐसे कैसे, चाहे इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसके अंदर भी संस्कृत में वो श्लोक दिया हुआ है, और हिंदी मीडियम में भी संस्कृत में वो श्लोक ऐसा का ऐसा दिया हुआ है। तो इसलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी है कि वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है, और ये लिया गया है महाउपनिषद में, महाउपनिषद में ये उल्लेखित है। अब इसको क्यों लिया गया? क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण, इसके अंतर्गत ये जो श्लोक है, ये इसकी अवधारणा को बताता है कि संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है। यानी कि आप ये सोचें, जैसे अमेरिका ये सोचे कि मैं तो सारे पेड़ों को काट दूंगा, मैं जमीन से सारा पेट्रोल निकाल दूंगा, मैं अपना पूरा, मतलब वो सारा पेट्रोल, कोई गेहूं तो कोई और उगा लेगा, मैं तो यहाँ से सारे पेड़ खत्म कर दूं तो ऑक्सीजन तो वहां से भी मिल रही है। अगर इस तरीके से वो सोचे तो वहां पे पूरा जमीन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, कि जैसे इंडिया में तो सारे सब जगह पेड़ उगाते रहे और वहां से सारे पेड़ कट जाएं तो भी उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस तरीके से हर आदमी सोचने लग जाए तो ये एक तरह से ये सोचने की बात है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो पानी, जल, पहाड़, ये सारी चीजें हर जगह के लिए, हर एक के लिए समान रूप से, तो ये आपको इस तरीके से मानना है कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। कहीं और भी जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो उससे आपको भी समझना पड़ेगा कि उससे इफेक्ट आपको भी पड़ेगा। कहीं पे अगर ओजोन परत में छेद हो रहा है तो उससे फर्क आपको भी पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पे कहीं पे भी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो भले आपके पास आज नहीं पड़ रहा लेकिन आने वाले टाइम में पड़ेगा। इसी तरीके से जो वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी कि हरित गृह प्रभाव, ये सारा जो मामला बढ़ रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम तो एसी चला लेंगे, गर्मी होगी, बाहर होगी, जिसके पास पैसे नहीं वो नहीं चला सकता एसी, या वो नहीं चला सकता कार। तो ऐसी बात नहीं है, कि आगे जाकर के पीढ़ी दो पीढ़ी बाद में इसका इफेक्ट आपको सबको देखने को मिलेगा। इसलिए यह इसकी अवधारणा बताता है कि वसुदेव कुटुंबकम, हमें ये मान के चलना है कि संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है। यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। इसके बाद में इसमें अलग से ये भी दिया हुआ है कि भारतीय संहिता, भारतीय साहित्य जैसे कि उपनिषद, स्मृतियों तथा अथर्ववेद की एक ऋचा, अथर्ववेद की एक ऋचा जो मैंने बताया आपको अभी वो दी हुई है, ऐसे कैसे, अथर्ववेद की एक ऋचा में उसमें क्या बताया गया है कि जंगलों का उपयोग का प्रबंधन और संपोषितता पे अंतर्निहित एक विषय के रूप में जोर दिया गया है।
कि जंगलों का जो उपयोग किया जा रहा है वो एक संपोषितता के रूप में किया जाए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि संपोषितता क्या होती है, उसका एक विशेष रूप से प्रबंधन किया जाए, और ये बात आपकी बताई गई है अथर्ववेद की एक ऋचा में। तो इसमें याद रखने वाली दो बात है कि वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, और जो कि महाउपनिषद में उल्लेखित है। और ये जो जंगल के अनुसार जंगल के प्रबंधन के बारे में संपोषितता की जो सर्वप्रथम बात कही गई है वो कही गई है अथर्ववेद की एक ऋचा में। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर आप जीके में भी पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन जीके से यहाँ क्या अलग है, ये क्योंकि वो जीके में पढ़ते हैं और ये साइंस में पढ़ते हैं, जीके से क्या अलग है वो आप देखेंगे इस क्लास में। कि ये साइंस आप पढ़ रहे हो तो साइंस के क्वेश्चन साइंस के अकॉर्डिंग आते हैं, आपको जीके की तरह इसको नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जो आप जीके में पढ़ लेते हैं वो मैं यहाँ पे वैसे ऐड भी नहीं की, जैसे कि जंगल क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, जल प्रदूषण क्या होता है, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक के कचरे से क्या क्या हो रहा है, ये आपको वैसे भी पता है। तो हम सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की। गंगा नदी जो कि भारत की आपको पता है कि नदी है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे सफाई का अभियान शुरू किया गया कब, 1985 में, जिसे बोला गया कि गंगा सफाई योजना। ये अभियान आपको याद रखना है, ऐसे कैसे इसकी डेट दी हुई है कि गंगा सफाई योजना, सबसे पहले इसके गंगा के सफाई के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। इसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, यानी कि GAP। GAP भी इसको बोला जाता है, गंगा एक्शन प्लान, गंगा सफाई योजना। और ये शुरू की गई थी 1985 में। ये याद रखा जाने वाला फैक्ट है कि 1985 में शुरू की गई गंगा सफाई योजना। दूसरी बात, इसको क्यों शुरू किया गया, तो क्यों शुरू किया गया वो इसलिए कि उसके गंगा को प्रदूषण से बचाना और उसके जल में गुणवत्ता में सुधार करना। ये इसके दो मुख्य बिंदु थे कि गंगा में जो प्रदूषण हो रहा है उससे बचाना और उसकी जल की गुणवत्ता में सुधार करना। यानी कि आप देख लीजिए कि 1985 में गंगा की सफाई के लिए अभियान चला दिया गया था। उससे पहले आज आप सुनते होंगे जैसे कि मोदी जी ने आकर के जो नमामि गंगे अभियान शुरू किया वो आप सुनते होंगे, लेकिन उससे पहले पिछला अभियान सबसे पहले शुरू किया गया था गंगा सफाई योजना 1985 में। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बुक में ऐसा कैसा दिया हुआ है। फिर उसके बाद में ये क्यों दिया गया, आपको कैसे पता लगा कि गंगा खराब हो रही है, गंगा के पानी के स्तर बढ़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो ये चीज होती है, इसका पता लगाया गया एक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी कि एक जीवाणु होता है, चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की फैक्ट उसमें दिए हुए हैं कि कोलीफॉर्म जीवाणु यानी कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एक प्रकार का एक जीवाणु है जो कि पानी में अगर घुला हुआ मिल जाए, जैसे कि अगर उसकी मात्रा पानी में दिख रही है तो इसका मतलब है वो पानी प्रदूषित हो चुका है। कैसे कि ये यदि ये जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया था ये गंगा नदी में पाया गया, तो इसमें इसका क्या मतलब निकला कि गंगा नदी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी नदी के प्रदूषित होने का संकेत बता रही थी। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर नदी में पाया गया तो इसका मतलब क्या है कि वो जल प्रदूषित हो रहा है, और यह जल का संदूषित होने का संकेत है, जल के प्रदूषित या संदूषित होने का संकेत है। ये असल में ये बैक्टीरिया पाया जाता है मनुष्य की आंत में, मनुष्य की आंत में भी पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया पाया जाता है मनुष्य की आंत में। ये आपको याद रखना है कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है वो गंगा नदी के जल में पाया गया, और उसके स्तर से उसमें पता लगाया गया कि इसमें जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर कितना कितना किस जगह है। अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे ये 2012 की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण की रिपोर्ट है, वहाँ पे ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की यहाँ पे पता लगाया गया कि कहाँ पे कितना है। 2007 में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कितना था और 2011 में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कितना था। इसका ग्राफ जहाँ जहाँ पे गंगा बहती है कि गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, रुड़की, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गार्डन, और ये जहाँ से जहाँ तक बहती है उस पूरे में उसका कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के स्तर का पता लगाया गया, और इसके ग्राफ से ये तुलना की गई कि 2007 में इतना था, 2011 में इतना था। तो जब इतनी यहाँ पे रिसर्च कर दी गई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के ऊपर और ये गणना का स्तर यहाँ पे पूरा पता किया गया, ये एनसीईआरटी में पूरा आपके पास ये डायग्राम आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो ये पूरा इसके ऊपर दिया हुआ है। ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का पता लगाया गया, तो उसलिए उस टाइम पे यहाँ पे 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में। तो मनुष्य की आंत में ये जैसे वाहित मल के द्वारा सीवरेज का पानी उसमें छोड़ देते हैं, उन सब के द्वारा वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पे पानी में जाकर के मिलता रहा, और मिल करके उसकी उसमें उपलब्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। तो इसलिए उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया, और जो कि जल के संदूषित होने का संकेत है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, गंगा सफाई योजना 1985, और इसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में। और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया नदी के जल के प्रदूषित होने का एक स्तर को मापता है। ठीक है, ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का आपने ग्राफ देख लिया कहाँ कितना पाया गया था। फिर उसके बाद में जैसे ही मोदी जी आए यहाँ पे, मोदी जी ने आते ही वापस से एक नया अभियान शुरू किया, क्योंकि वो अभियान पुराना हो चुका था और इतना इफेक्टिव भी नहीं हो पा रहा था।
तो इसलिए 2014 में नमामि गंगे नाम का दोबारा कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि जून 2014 में स्टार्ट किया गया। और ये केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी। क्या थी? केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना। कुछ योजनाएं होती है जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो फ्लैगशिप योजनाएं होती है। और ये शुरू किया गया जून 2014 में। जून 2014 में ये शुरू किया गया। ये एक एकीकृत मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है? आपको नाम से पता लग रहा है कि नमामि गंगे, यानी कि गंगा की सफाई के ऊपर अभियान था। इसका उद्देश्य था कि प्रदूषण संरक्षण करना है, राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प को प्रभावी न्यूनीकरण करना। मतलब जो राष्ट्रीय नदी गंगा है उसमें जो जितना भी प्रदूषण का स्तर हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, कचरा, वाहित मल, ये सारी चीजें, उनको रोकना, उसकी सफाई करना। अलग अलग चरणों में इसको सफाई की गई कि गंगा के जो ऊपरी स्तर है, जल की जो सतह है, सतह को किस तरीके से साफ करना है, नदी के अंदर गहराई में किस तरीके से साफ करना है, जो उसमें आकर के सीवरेज पानी, गंदा पानी आकर के फैक्ट्रियों का जो आकर के मिलता है, उसको किस तरीके से रोकना। ऐसे ऐसे इसके अलग अलग चरण थे। और इसका जो बजट परिव्यय था वो था 20,000 करोड़ रुपए। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया? जून 2014 में। केंद्र सरकार की योजना थी और गंगा नदी की सफाई के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका बजट परिव्यय था 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे पर्यावरण को बचाने के 5 आर। सीधे फैक्ट टू फैक्ट हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर। जब हम पर्यावरण संरक्षण की हम बात कर रहे हैं तो एक सिद्धांत होता है कि 5 आर सिद्धांत। 5 आर सिद्धांत, 5 आर का मतलब क्या है कि आर से शुरू होने वाले 5 नाम ऐसे होंगे जिनको आपको याद रखना है कि ये आर से शुरू होने वाले 5 नाम है। वो पांचों नाम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और वो पर्यावरण को बचाने के 5 आर कहलाते हैं। ये आपके 5 आर ये रहे। वो 5 आर क्या है? आपको इंग्लिश में ही इनके नाम याद रखने: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर और रिजेक्ट। देखो यहाँ पे आपको चित्र से भी समझ में आ रहा होगा, और चाहो तो इसको चित्र को बड़ा कर सकते हैं। ये आपके लिए आप दोबारा देखेंगे कि 5 आर, 5 आर किस तरीके से आपको यहीं के ये नाम याद रखने। एक तो है आपका रिड्यूस, नहीं दिख रहा हो तो आप यहां देख सकते हैं, रिड्यूस। फिर दूसरा है आर से रीयूज, तीसरा है रिसाइकल, चौथा है रिपेयर और पांचवा है रिजेक्ट। ये कोई ज्यादा भारी इंग्लिश नहीं है, आपको इनके मतलब भी पता लग रहे होंगे। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, कम उपयोग, कम करना। रिड्यूस का मतलब कम करना, या चित्र से भी आपको समझ में आ रहा है। रीयूज, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, दोबारा उपयोग करना, किसी चीज को काम में आने के बाद दोबारा उपयोग करना, वो होता है रीयूज। फिर है रिसाइकल। रिसाइकल हम जो कचरा प्रबंधन में हम रिसाइकल को देखेंगे कि रिसाइकल किस तरीके से होता है, कोई भी पुरानी चीजों को दोबारा से काम में लेने लायक किस तरीके से बनाया जाता है, वो होता है रिसाइकल। फिर होता है रिपेयर। कोई खराब चीज पड़ी हुई है, पुराने मोबाइल या पुरानी कोई खराब चीजों को, टूटी फूटी चीजों को सही करके वापस से काम में लेना, वो हो गया रिपेयर। और रिजेक्ट, जो चीज आपके पास में उपयोगी नहीं है या फिर जिस जो काम में नहीं आ रही, उनको आप मना कर सकते हो। जैसे कि आप जबरदस्ती कहीं जाते हो सब्जी लेने के लिए, अगर आप उसको नॉर्मली किसी आपके पास थैला हो या हो तो आप थैली लेने के लिए मना कर सकते हो, ये होता है रिजेक्ट। तो इस तरीके से ये 5 आर, आर से शुरू होने वाले ये पांचों नाम ये आपको याद रखने: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर और रिजेक्ट। ये पांचों नाम पर्यावरण संरक्षण के 5 आर सिद्धांत के बारे में बताते हैं। और इसको देखेंगे हम क्या। रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी कि इनकार, मना करना। रिफ्यूज यानी मना करना कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि उपयोग में ना आने वाली वस्तुओं को ना कहना, ये होता है रिफ्यूज। उदाहरण कैसे कि सामान खरीदते समय प्लास्टिक की थैली को मना करना, या अपने समय स्वयं के बैग में, थैले में उस सामान को डलवा लेना, ये क्या चीज होती है? ये रिफ्यूज यानी मना करना। ये पहला आर हो गया। दूसरा आर क्या है कि रिड्यूस, रिड्यूस यानी उपयोग को कम करना। कम उपयोग करना कैसे कि जैसे आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो आप लाइट को बंद कर सकते हैं, या फिर जैसे आप समझ रहे हैं कि आपके पास ट्यूबलाइट लग रही है जो कि 40 वाट की होती है, उसकी जगह आपको पता लग रहा है कि अपने यहाँ पे 20 वाट की एलईडी से भी काम हो सकता है। तो आप उसको, कलम ने शक्ति को जिस तरीके से पढ़ा था, तो 40 वाट की ट्यूबलाइट की जगह 20 वाट की एलईडी भी उतना ही उजाला देती है, तो आप एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। उससे ऊर्जा की खपत तो कम हो रही है, ऊर्जा की खपत कम हो रही है यानी कि रिड्यूस यानी कि कम करना, वस्तुओं का उपयोग कम करना। जैसे कि आवश्यकता न होने पर पंखे, बल्ब आदि का स्विच बंद कर देना, या फिर टपकते नल को ठीक करना। अब नल टपक रहा है, आपको लग रहा है कि एक बूंद ही तो टपक रहा है, लेकिन जब वो पूरे 24 घंटे आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हजारों लीटर पानी उसमें इसी तरीके से बह गया। तो टपकते नल को ठीक करना। भोजन को नहीं फेंकना, अगर आपको नहीं खाना है, आप रेस्टोरेंट या किसी शादी में गए, आपने प्लेट भर के खाना ले लिया और उसको आपने फेंक दिया लास्ट में,
आप सोच रहे हैं कि कौन कितना फर्क पड़ता है इतने से खाने से, लेकिन हर आदमी इसी तरीके से करे तो वहाँ पे एक तो खाना भी वेस्टेज जा रहा है, अगर वो बचता तो किसी और के काम आ सकता था। तो इस तरीके से आप उसका उपयोग कम करना, जो चीज़ नहीं चाहिए उसका उपयोग आप कम कर सकते हैं। ये हो गया रिड्यूस। तीसरी चीज़ है रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग। जो चीज़ आपके पास में एक बार से ज़्यादा बार उपयोग आ सकती है उसको आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की एक थैली होती है, उसको आप काम में लेकर के फेंकने की जगह दोबारा जब आप कोई चीज़ लेने जाएं तो उसी थैली में आप उस सामान को लेकर के आ सकते हैं। ये उसका बार बार उपयोग करना जैसा होता है। फेंकने के बदले वस्तु का पुनः उपयोग, जैसे कि जिस पानी से आपने फल या सब्जी धोई उस पानी को आप गमले में डाल सकते हैं, ये पानी का पुनः उपयोग हो गया। पौधों में, गमलों में इसमें डाल सकते हैं। ये कपड़े धोने के बाद में जो पानी बचा उसको आप सफाई या फिर और किसी काम में आप उसको ले सकते हैं। ये हो गया आपके पास में पुनः उपयोग। पुनः उपयोग वाली चीज़ हो गई रीयूज। फिर है रिपर्पस, यानी कि पुनः प्रयोजन और रिसाइकल, पुनर्चक्रण। तो जैसे रिसाइकल में क्या है, रिसाइकल पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन तब हम चीज़ों को क्या कर देंगे, दोबारा से उनको काम में लेने वाली चीज़ों काम उपयोग में बना देंगे। जैसे कि पुनर्चक्रित की जाने वाली वस्तुओं को अलग करना, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु इत्यादि चीज़ें जैसे कबाड़ी वाले के पास जाती है। जैसे प्लास्टिक होता है, हम पुरानी प्लास्टिक को कबाड़ी वाले को, रद्दी वाले को देते हैं, वो प्लास्टिक वहाँ पे रिसाइकल होने के लिए जाती है और उससे प्लास्टिक की थैलियाँ या खिलौने या प्लास्टिक के और सामान वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बड़े बड़े आपको तिरपाल वगैरह ये बनाए जा सकते हैं, उन चीज़ों को रिसाइकल करके पुरानी प्लास्टिक को वहाँ पे गला करके दोबारा, वो होता है पुनर्चक्रण। और इसी तरीके से रिपर्पस या पुनः प्रयोजन क्या होता है, उसी वस्तु को अन्य कार्य के लिए उपयोग में लाना, पुनः किसी अन्य कार्य के। जैसे कि आपके पास में कोई डिब्बा, ये पुराना डिब्बा या टूटा हुआ कोई चीज़ है, जैसे कि कोई मटकी है वो पुरानी खराब हो चुकी, उसको आप फेंकने की जगह उससे आप गमले बना सकते हैं। पुराने डिब्बों को किसी और चीज़ को भर के रखने में या पुरानी चीज़ों को भर के रखने में काम में ले सकते हैं। ये होता है उसका पुनः उपयोग। यही आपका रिपेयर भी यही बोलता है, रिपेयर या रिपर्पस, उसको दोबारा से उपयोग में लाना, वो चीज़ होती है पुनः प्रयोजन। तो इस तरीके से आपको 5 आर, 5 आर ये आपको याद रखने। 5 आर आपसे सीधे सीधे इसका एग्जाम्पल इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा 5 आर में नहीं है, या निम्न में से कौन सा 5 आर में है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बन सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दे दिए जाएंगे, कोई अलग ही एक आर से शुरू होने वाला कोई अलग ही नाम आपको दे दिया जाएगा, तो उससे आपको पता लगाना है ये वाली चीज़ें। इसलिए आपको ये 5 आर रटने हैं। ये वाली चीज़ें आपको किसी और रूप में, किसी और नाम में, जैसे हिंदी के नाम इनके अलग अलग हो सकते हैं, तो किसी और नाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इनका उपयोग अगर समझ गए कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर क्या है, तो आप वहाँ ऑप्शन में देख करके भी आराम से पता लगा सकते हैं कि ये इसका आंसर ये होगा। चलते हैं आगे। अब जिस तरीके से हमने 5 आर की बात की, उसी तरीके से यहाँ पे जो कचरा प्रबंधन होता है उसमें चलता है 3 आर। 3 आर कैसे, कि पर्यावरण में बढ़ रहे कचरे को कम करने के लिए, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जो सिद्धांत काम आता है। जो हमारे पास कचरा है, कचरा हम बढ़ते जा रहे हैं, डेली हम कचरा फेंकते, कचरा मोबाइल वैन आती है उसमें कचरा फेंकते हैं, वो कचरा जाता है डंपिंग यार्ड में, डंपिंग यार्ड से वो इकट्ठा होता है। तो इस तरीके से हम डेली इतना कचरा फेंकेंगे तो कचरा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और मतलब कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो उसको, बढ़ रहे कचरे को कम करने के लिए, उनमें से दोबारा इस्तेमाल में की जाने वाली चीज़ों को काम में लेने के लिए एक सिद्धांत होता है, वो कहलाता है 3 आर सिद्धांत। और ये 3 आर सिद्धांत कैसे होता है, 3 आर सिद्धांत होता है ये 3 आर, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। जैसे हमने 5 आर पढ़ा उसमें से ये 3 आर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 आर में निम्न में से कौन सा नहीं है। अब आपको तीन तो ये नाम दे दे, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, और एक नाम दे दे रिजेक्ट, तो आपको ये बताना है कि रिजेक्ट इसमें से नहीं है। तो रीयूज आपको पता है कि रीयूज मतलब पुनः उपयोग, ये आप देखेंगे रीयूज चित्र से भी आपको समझ में आ रहा है। रीयूज यानी दोबारा उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग। फिर रिड्यूस यानी कि कम उपयोग करना, कम उपयोग करना, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका उपयोग नहीं करना, रिड्यूस। और रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण कचरा में, जैसे मैंने बताया, प्लास्टिक की चीजें जा करके और वापस से रिसाइकल होकर के उनकी कुछ और चीजें बनाई, उनको गला करके कुछ और चीजें बना सकते हैं। जैसे लोहे के, हम लोहे को पुराना लोहा बेच देते हैं, तो पुराना लोहा उसको गला करके कुछ और चीज बना ली जाती है, टीन, चद्दर वगैरह इनमें बनाने में काम में ले लिया जाता है। तो ये हो गया आपका 3 आर सिद्धांत, इसको आप देख लेंगे। ये रहा रिड्यूस यानी कि उपयोग कम करना, रीयूज यानी कि जैसे कोई प्लास्टिक का बैग, थैला वगैरह है उसको बार बार आप उपयोग में ले सकते हैं, ये हो गया आपका रीयूज। और रिसाइकल यानी कि कोई भी चीज़ है उसको रिसाइकल, जैसे प्लास्टिक की बोतलें वगैरह, उनको रिसाइकल के लिए आप उसको दे दोगे और रिसाइकल होकर के वो गल के कुछ और चीज़ बन के आ जाएगी, ये होगा रिसाइकल। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये हो गए आपके 3 आर सिद्धांत पर्यावरण बन रहे कचरे के लिए। ये कचरा प्रबंधन के लिए तीनों सिद्धांत थे 3 आर, और वो पर्यावरण संरक्षण के थे 5 आर। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब
हम बात करते हैं वन प्रबंधन की, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ये पर्यावरण प्रबंधन, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन का प्रबंधन। अब वन प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो बात उसमें लिखी हुई थी, आपको पता है वसुधैव कुटुंबकम, और उसके बाद में अथर्ववेद जो ऋचा है उसके अंदर ये बात लिख दी गई थी। उसके बाद में हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर, कुछ शब्दों का आपको मतलब पता करना है कि स्टेक होल्डर क्या होता है। अब स्टेक होल्डर कॉमर्स का एक वर्ड है, स्टेक होल्डर या दावेदार। स्टेक होल्डर इंग्लिश का ही वर्ड है, इसको इंग्लिश में भी स्टेक होल्डर ही बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसको दावेदार। तो कॉमर्स वाले स्टेक होल्डर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कंपनी में होता है, कंपनी अधिनियम, कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर होते हैं, दावेदार होते हैं कि मेरा इतना परसेंट शेयर, इतना परसेंट हिस्सा है। वैसे ही अगर वन के स्टेक होल्डर की बात करें तो वन में किसका कितना हिस्सा है इसका डिफाइन करना यहाँ पे अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। वन में किसका कितना हिस्सा है इसका कैसे पता लगाएंगे? आप सोचेंगे कि जो वन में रहते हैं उनका वन है, ये जो वन के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन वो उस वन को अपने हिसाब से काम में ले सकते हैं, वन में रहने वाले आदिवासी उसको काम में ले सकते हैं। ये जैसे कि पर्यावरण प्रेमी होते हैं जो बात करते हैं कि हम वन को बचाएंगे, वन का संरक्षण करेंगे, तो वही कहेंगे कि हम तो वन को बचा रहे हैं तो हम अपने हिसाब से वन को काम में ले सकते हैं। या फिर सरकार बोलेगी कि हमने वन संरक्षण अधिनियम बनाया है, हमने वन का पूरा एक डिपार्टमेंट बिठा करके बैठा है, तो हम अपने हिसाब से वन को काम में ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग वन के दावेदार है, जबकि वन किसका है? वन किसी का नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, इस सिद्धांत पे हम चल रहे थे। तो वन किसी एक का नहीं होकर के वन सबका अलग अलग है। तो यहाँ हम बात करते हैं स्टेक होल्डर की, सब आदमी अपना अपना आधिपत्य उसमें जमाने की कोशिश करता है। उद्योगपति बोलते हैं कि हमें वन चाहिए क्योंकि हम लकड़ी या फिर उससे कागज बनाते हैं, या फिर हम बीड़ी के लिए तेंदू के पत्ते हम उसमें लेकर के आते हैं। टिम्बर उद्योग उस पर डिपेंडेंट होता है, वन पे आधारित कई सारे उद्योग होते हैं। फल सब्जी के अलावा भी बहुत सारे उद्योग, जैसे कि टिम्बर का, तेंदू के पत्ते जो बीड़ी बनती है, कागज का, लाख का, ये सारे उद्योग सिर्फ और सिर्फ वन पर डिपेंडेंट होते हैं। लकड़ी का उद्योग, फर्नीचर का उद्योग, ये सब। तो उद्योगपति बोलेंगे कि वन हमारा है, और स्थानीय लोग बोलेंगे हम यहाँ पे पैदा हुए थे, हम यहाँ पे रहते आ रहे, ये हमारे पास में, इसलिए ये वन हमारा है। इसी तरीके से प्रकृति प्रेमी संस्थाएं अपना बताएगी और सरकार अपना आधिपत्य बताएगी। सरकार क्या बोलेगी? सरकार की हमने वन विभाग बना रखा है तो ये वन विभाग का है। तो इस तरीके से जिसका वो हो गया, अगर मान लीजिए किसी एक को दे दीजिए सरकार का वन विभाग, तो सरकार चाहे तो उसको क्या अपने हिसाब से यूज कर सकती है क्या? सरकार चाहे तो चारों सारे पेड़ों को काट करके और फिर उसको मतलब अपनी लकड़ियों को अपने हिसाब से फर्नीचर बनाने में, ये उनके वन्य जीवों को उनको मार के अपने हिसाब से काम में ले सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी होगी कि वन सभी के लिए, प्रकृति सभी के लिए, किसी एक का नहीं है। अगर आप यहाँ पे पानी वेस्ट करेंगे तो किसी और दूसरी जगह पानी की कमी होती जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पे वन प्रबंधन की हम बात करते हैं कि वन को एक निश्चित तरीके से हमें प्रबंधन करना होगा। ये जो स्टेक होल्डर, ये सारे जो लोग हैं ये कहलाते हैं वन के स्टेक होल्डर, यानी कि उसके पास में रहने वाले लोगों के लिए भी वन है, सरकारी संस्थाओं के लिए भी है, प्रकृति प्रेमी, उद्योगपति, सबके लिए। लेकिन किसको कितना यूज करना है उस चीज की हम बात करेंगे वन प्रबंधन में। तो जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले लोग ये कहलाते हैं स्टेक होल्डर। ये इसकी डेफिनेशन से आप समझ जाओगे। आगे हम देखेंगे कि संपोषित प्रबंधन। संपोषित प्रबंधन की अवधारणा क्या कहती है? इंग्लिश में आप इसको आसानी समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट का ढंग से मैनेजमेंट करना, यह है उसका संपोषित प्रबंधन। संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध होता रहे। ऐसा नहीं हो कि हम आज के आज ही जाकर के सारे पेड़ काट लें, या कहीं पे आपको पता लगे कि यहाँ पे इस पेड़ की चंदन की लकड़ी है तो चंदन के सारे पेड़ काट दिए जाए और उसको काम में लेकर के उनको खत्म कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें उसको काम में लेना है एक संपोषित प्रबंधन के तहत। किस तरीके से काम में लेना है कि आज अगर यहाँ पे पेड़ काटे तो वहाँ पे कल नए पेड़ भी उगाए जाए। वनों का इस्तेमाल लिमिटेड और कम से कम, जितना उपयोग है उतना ही उसका उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं हो कि सारे वनों को जला करके उससे कोयला बना दें, उसकी लकड़ियों को कुछ और काम में ले लें। ये नहीं करना। वन को एक लिमिटेड रूप से काम में लेना है, ये होता है उसका संपोषित प्रबंधन। इस तरीके से उपयोग किया जाए कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वन उपलब्ध हो सके। यहाँ पे ये अवधारणा होती है कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो उपयोग रह सके, आज नहीं तो आज के 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद भी वो वन उपलब्ध हो सके। तो ये होता है वन के संसाधनों का एक प्रबंधन के रूप से इस्तेमाल लेना, जहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो उपलब्ध हो सके। अब ये कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे कर सकते हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। जो पुराने संसाधन, पुराने जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण देना होगा, सरकारी रूप से या अपने खुद के स्तर पे भी। फिर सतत विकास की यहाँ पे बात की जाती है कि सतत विकास किए जाए, पेड़ पौधे और नए उगाए जाएं, विकास उनका होता रहे। पुनर्चक्रण, वृक्षारोपण आप किए जाए। जन जागरूकता यानी कि लोगों को जागृति दी जाए कि इस तरीके से आपको इनको खत्म नहीं करना है। कोई भी चीज़ सिर्फ आपकी अपनी नहीं है, ये सिर्फ आपकी खुद की नहीं। आप उसका काम में लो, उपयोग लो, लेकिन आप उसको इस तरीके से नहीं, उसको खत्म करने के हिसाब से उपयोग नहीं लेना है। ये बात करती है संपोषित प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। आगे चलेंगे नेक्स्ट,
कि कुछ घटनाएं जो कि आपकी एनसीईआरटी में इसी तरीके से दी हुई है, एनसीईआरटी की फैक्ट टू फैक्ट हम बात चल रहे हैं, तो कुछ घटनाएं जो कि वन से संबंधित है वो घटनाएं इसमें दी हुई थी, उन घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले खेजड़ली आंदोलन। अब खेजड़ली आंदोलन जो कि 1730 में हुआ, आपको आंदोलन बहुत अच्छे से पता होगा। खेजड़ली आंदोलन क्या बोलता है? 1730 ये आपके दिया हुआ है आरबीएसई में, आरबीएसई में 1730 दिया हुआ है, जबकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1731। आपको दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, जहां तक ये 1731 ही ऑप्शन में आएगा, और ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जो करंटली जो एनसीईआरटी चल रही है उसके अंदर ये दिया हुआ है। 1731 में खेजड़ली आंदोलन हुआ। जीके में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आपको पता है कि राजस्थान में जोधपुर के पास खेजराली गांव, ये आप देखेंगे राजस्थान में जोधपुर के पास में खेजड़ाली, और एनसीईआरटी चूंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आती है, आजकल के पेपर भी इसी तरीके से बनाए गए हैं कि इंग्लिश से हिंदी में एआई के थ्रू पेपर बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पे क्या होता है, कभी कभी ट्रांसलेशन की गड़बड़ी हो जाती है। तो ट्रांसलेशन की गड़बड़ी किस तरीके से हो जाती है, यहाँ दिया हुआ है खेजराली गांव, खेजराली, और आप इसको जानते हैं खेज डली। तो खेज डली हिंदी में होता है, और खेजराली जब उसको इंग्लिश में लिखा जाए, जैसे कि आप हनुमानगढ़ लिखते हैं तो हनुमानगढ़ को हनुमानगढ़ GARH लिखते हैं, जैसे कि आप भिवाड़ी लिखते हैं तो भिवाड़ी को आप भिवारी इस तरीके से लिखते हैं। वैसे ही खेज डली को इंग्लिश में क्या लिखा गया था कि खेज रली, और वही ट्रांसलेट होकर के हिंदी में है, इसलिए आपके पास में खेज रली गाँव। अगर आपके पास पेपर में ये खेजराली लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये नहीं मानना क्वेश्चन गलत है और फिर आप उसका ऑब्जेक्शन लगाते फिर वो गलत नहीं माना जाएगा। खेजराली वही है खेजडली, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन आपको समझ लेना है। वैसे भी उसमें लिखा हुआ होता है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही उसमें सही माना जाए। तो जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष पे जो लिपट करके लोगों ने बलिदान दिया, 363 लोगों ने बलिदान दिया। इसके आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 363 लोग थे जो खेजड़ी के वृक्षों पर चिपक गए और उनको बचाने के लिए कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। जो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह वगैरह उसको वो काटने का आदेश देते और वो चिपक गए कि हम इसको नहीं काटने देंगे। विष्णु संप्रदाय के लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ठेकेदार जो काटने के लिए वहां पहुंचा उसने बिल्कुल एक नहीं सुना और उनको वृक्षों समेत वो 363 लोगों को वहां पे काट दिया गया। और यही बलिदान हमें याद रखना होता है कि 363 लोग, सबसे पहली बात तो ये कि 363 लोग थे, खेजड़ी के वृक्ष थे। 1731 में हुआ, राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ीली गांव में हुआ और उन्होंने बलिदान दे दिया गया। अब ये कहते हैं ये विष्णुई संप्रदाय के लोग थे, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि विष्णुई संप्रदाय के लोगों के लिए वन और वन्य जीव प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग होता है। उनके धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग होता है। ये आपको ये प्रकृति प्रेमी की इस तरीके की मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप पूरे विश्व में चले जाओ, ये जो धर्म से उसको जोड़ दिया गया कि आपको वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना है। जो आप ये कोर्ट केस वगैरह ये हिरण शिकार के मामले में सुनते हैं, वो विष्णुई गैंग वगैरह जो सुनते हैं वो इसी वजह से सुनते हैं, क्योंकि उनके लिए वन और वन्य प्राणी का संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग है। यानी कि उनके लिए ये बहुत बड़ा अपराध है कि आपने ये पेड़ काट दिए, ये हिरण का शिकार कर दिया, ये चिंकारा है जिसका भी आपने शिकार कर दिया। तो उस टाइम जो ये खेजड़ली का आंदोलन में सबसे प्रमुख जो भूमिका रही वो थी आपकी अमृता देवी विश्नोई की। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये सारी चीजें हो गई आपकी जीके की। अब आपको पढ़ना क्या है इसमें? पढ़ना ये कि अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार इसके लिए शुरू किया गया। अमृता देवी विश्नोई की याद में इस जो घटना हुई इसको सम्मान देने के लिए यहाँ पे आपके पास शुरू किया गया अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, जो कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये शुरू किया गया 2013 से, 2013 शुरू किया गया। और देता कौन है इसको? पर्यावरण और वन मंत्रालय, जो कि देता है 1 लाख का पुरस्कार, 1 लाख रुपए का पुरस्कार देता है। और इसके साथ में आपको जब हम साइंस में वापस लौट आते हैं, जीके से अब आ जाओ, हाँ ठीक है आ जाओ आप वापस, बहुत है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, 1983 में से इसको खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और खेजड़ी का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, वो कहलाता है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अब आपको इस पूरी स्लाइड में आपको याद रखने की चीज क्या है कि खेजड़ली आंदोलन 1731 में 363 लोग, अमृता देवी विश्नोई ने इसका प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके आधार जिनके सम्मान देने के लिए उसका जो पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया वो है 2013 में। और उसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है खेजड़ी राज्य वृक्ष 1983 से, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ये इसको आपको एज इट इज याद रखना है। यही चीज होती है जो आपके पास से पूछी जाती है। आप आंदोलन पढ़ के चले गए, वो आपसे पूछ लेता है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसके लिए हम आगे देखेंगे। आगे क्या कि चिपको आंदोलन, चिपको जिस तरीके से राजस्थान में खेजड़ली आंदोलन हुआ उसी तरीके से फिर बाद में उत्तराखंड में इस तरीके से आप देखेंगे एक चिपको आंदोलन भी हुआ।
चिपको आंदोलन को इंग्लिश में चिपको या फिर हग द ट्री मूवमेंट बोल दिया जाता है। तो वो कैसे? इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को बोला गया। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला के गढ़वाल रेनी नामक गांव में हुआ। गढ़वाल रेनी नाम के जो गांव में हुआ, जो कि 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। ये आप इसको रहने देना कि गढ़वाल रेनी नामक गांव में हुआ। और इसमें क्या हुआ था, इसकी घटना में हुआ था कि लकड़ी के ठेकेदार थे, वो लकड़ी काटने के लिए, मतलब ठेकेदार को लकड़ी काटने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। जो उसके आसपास के लोग थे वो इस चीज से चिढ़े हुए थे। वो ये बोलते थे कि ये तो हमारे आसपास की जगह, हम इसका संरक्षण भी करते हैं, तो आप इसको इस तरीके से नहीं काट सकते। लेकिन सरकारी या फिर उनकी जो वहाँ के लोग थे, उसके आधार पर उनको, ठेकेदार को ये दे दिया गया और वो काटने के लिए वहाँ पहुंच जाते। जब वो काटने के लिए वहाँ पहुंचे तो वहाँ की महिलाएं जाकर के पेड़ों को चिपक गई, उसी तरीके से जैसे यहाँ खेजड़ेली आंदोलन में हुआ, चिपक के, और वो मना कर देती कि हम इसको काटने नहीं देंगे। और मजबूरन उनको अपनी वापस मतलब पीछे हटना पड़ा। उसको क्या हुआ कि ठेकेदार को दे दिया गया। जब उसके आदमी वृक्ष काटने वहां पर पहुंचे तो वहां की महिलाएं पेड़ पर चिपक करके बाहों में भर लिया। अंततः ठेकेदार को काम बंद करना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। ये था चिपको आंदोलन। जबकि यहाँ पे तो क्या हुआ था, 363 लोगों की मृत्यु हुई। 363 लोगों ने यहाँ पे बलिदान दे दिया। ये 363 लोगों ने जो बलिदान दिया, ये तो सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है खेजड़ेली आंदोलन। और इसके बाद में ये जो चिपको आंदोलन था, हक द ट्री मूवमेंट, ये सुंदरलाल बहुगुणा, और ये गढ़वाल रेनी नामक गांव में, हिमालय में कहा, गढ़वाल रेनी नामक गांव में हुआ। ये आपको याद रखना है। एज इट इज यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी मैंने अपने मन से फैक्ट नहीं बनाया। फिर उसके बाद में आपका एप्पीको आंदोलन। जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ, ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये वाला चिपको आंदोलन, इसी तरीके से इस आंदोलन ने बाद में बिल्कुल ऐसी हवा पकड़ ली कि पूरे इंडिया में यहाँ पे जगह जगह इस तरीके के आंदोलन होने लगे। इसकी मैं डेट आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि इस तरीके के बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे होने लगे। और होते होते फिर क्या है, उसकी एक खबर पश्चिम, नीचे दक्षिण तक भी पहुंची। दक्षिण में इसी तरीके का एक आंदोलन हुआ जिसको एप्पीको आंदोलन बोलते हैं। एप्पीको का मतलब ही, एप्पीको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है। कन्नड़ भाषा, कर्नाटक, एप्पीको, जैसे एप्पीको आंदोलन कर्नाटक में हुआ तो कर्नाटक में हुआ तो वो कन्नड़ भाषा में बात करते हैं, इसलिए एप्पीको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, चिपकना, चिपकना। और इसके जो वो स्टार्ट जो इसमें किया था वो था पांडुरंग हेगड़े। इतना ही इसमें पढ़ना है, आगे हमें देखना है। इसी तरीके की एक और घटना 1972 में हुई। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि वन विभाग ने मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र, मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। वहां पे क्या होता था, पहले उसी तरीके से इनमें झड़प होती रहती थी। वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग सब अपना अपना अधिकार बताते थे। संपोषित प्रबंधन वाले में जिसमें हमने देखा कि स्टेक होल्डर कौन है, आसपास के लोग क्या करते थे कि अपना अधिकार बताते थे और वन विभाग कहता था कि हमारा है। तो आसपास के लोग तो जाकर के कभी लकड़ी काट लाए अपने हिसाब से, मतलब सब उसका अंधाधुंध दोहन करने लग गए, जिसकी जैसे जहां मर्जी पड़ती उसको काटने लग गए। और वन वहां पे एक तरह से तहस नहस होने लग गया, बिल्कुल खत्म सा हो गया था। उस वन की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तब वहां के एक जो अधिकारी थे, ए के बनर्जी ने वहां पे एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को साथ में लिया। उन्होंने सोचा कि इस तरीके से सरकार किसी भी चीज को अपने स्तर पर नहीं कर सकती जब तक कि वहां के स्थानीय समुदाय का साथ नहीं हो। तो जो ए के बनर्जी थे, इन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको एक तरह से ये कहा कि आप इस वन का संरक्षण करो, आप इसका संरक्षण करोगे तो बदले में आपको यहाँ से आपको सस्ते में आपको लकड़ी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको वन से आपको थोड़े बहुत सामान ले लेने दिए जाएंगे, आपको पशुओं को चराने दे दिया जाएगा, और इसमें जो वन संपदा से जो हमें प्राप्त होगा इसका 25% हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। इससे लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको बिल्कुल अपना समझ के उसका संरक्षण किया। बिल्कुल इस तरीके से किया कि ये जंगल अपना ही, यहाँ से किसी और को मतलब इस तरीके से वेस्ट नहीं करने देंगे, किसी को जबरदस्ती लकड़ी नहीं काटने देंगे। तो ये जो परंपरा चली, ये ए के बनर्जी ने कहाँ पे, मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में। ये वहां पे क्या था, एक साल वृक्ष के पेड़ थे, वो साल वृक्ष के वन थे, साल के वन थे, जो कि 1972 में 1900 अच्छा 1972 में तो शुरू हुई थी। ये 1272 हेक्टेयर की जमीन, इतने बड़े वन थे वो, 1272 हेक्टेयर इतने बड़ी जमीन में। कहाँ पे? मिदनापुर के आराबाड़ी। और ये पश्चिम बंगाल की घटना है। मिदनापुर के आराबाड़ी में वन क्षेत्र में जो साल के वन थे, वहां पे एक योजना चलाई ए के बनर्जी ने। उन्होंने क्या कहा कि वहां के जो स्थानीय लोग थे, ग्रामीण थे, उनको शामिल किया और क्या कहा कि बदले में उनको रोजगार दिया जाएगा, पशुओं को चराने की अनुमति दी जाएगी, कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी दी जाएगी, और 25% उपयोग का, उपज का 25% उनको अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उनको ये सारी सुविधाएं दी गई। तो इससे वहां के लोगों ने उसकी पूरी तरह से सुरक्षा की, उसको और डेवलप करने में काम किया। तो इससे क्या होता है
कि इसके फलस्वरूप 1983 में, यानी कि आप देख लीजिए कि 1972 से 1983, ये लगभग 11 सालों के अंदर जो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ, जिसको नगण्य मान के छोड़ दिया गया था, उस वन का इस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो गया। जो ये जो यहाँ के सालवन थे, आराबाड़ी के सालवन, आराबाड़ी के सालवन, उसका मूल्य 12.5 करोड़ या 12.25 करोड़ आका गया, 12.15 करोड़ आका गया। उस टाइम के करोड़ बहुत बड़ी बात होती थी। तो आपको इसमें ये याद रखना है, सबसे मेन तो आराबाड़ी के सालवन, पश्चिम बंगाल में, क्या ये आपको याद जो रखना है वो चीज मैं बता देता हूँ। पूरी घटना आपको वैसे याद होगी। एक तो आराबाड़ी, आराबाड़ी में AK बनर्जी, और यहाँ पे साल के वन, सालवन, इसको वन संरक्षण का यहाँ पे कार्य किया गया। तो ये वन संरक्षण की कुछ घटनाएं थी जो हमारे यहाँ पे खेजड़ेली आंदोलन, चिपको, एपीको और ये आराबाड़ी के सालवन, इस तरीके से वन संरक्षण के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में मिलेंगे। आगे हम देखेंगे कि जल प्रबंधन, जल प्रबंधन कैसे, जल प्रदूषण आपको पता है कि जल क्या होता है, जल कैसे बनता है, कहाँ से वर्षा होती है, ये सारी चीज आपको पता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, कचरा मिला देते हैं नालियाँ, ये सब आपको पता है। जो पूछे जाने वाले फैक्ट होते हैं वो ये होते हैं जल प्रबंधन। जल प्रबंधन में सबसे पहली चीज है कुल्ह, कुल्ह या कुल्स, KULHS, कुल्ह। तो सबसे पहली चीज तो कुल्ह एक जल प्रबंधन की तकनीक है, पुरानी तकनीक है, आज के 400-500 सालों पहले इस तरीके से यहाँ पे जल का प्रबंधन किया जाता था। ये हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे मेन चीज यही पूछी जाने वाली है कि कुल्ह कहाँ पे पाए जाते थे, ये कहाँ पाए जाते हैं, अब भी है लेकिन अब इनका उपयोग नहीं होता। कुल्ह होते हैं हिमाचल प्रदेश में, और ये स्थानीय क्षेत्रों की नहर सिंचाई प्रणाली है। नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली थी जो अपनी हाथों से ही बनाई जाती थी, जिससे झरने, बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों में पहाड़ियों पर स्थित जो गांव थे, निचले गांव तक, वहां पे ले जाया जाता था। जैसे बारिश हुई, बारिश का जो वर्षा का वन पानी था, उस पानी को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियां होती है, उसके उनके अंदर मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों के आधार पर पहाड़ी से निचले स्थित गांवों तक ले जाया जाता था। उस पानी को अपने हिसाब से उसको मोड़ करके वहां ले जाए जाते थे। और ये कुल्ह की आपके पास में फोटो दिखा देते, ये रहा, ये मानव निर्मित यहाँ पे नालियां है। इस नालियों के आधार पर जो पहाड़ है, ये देख लीजिए आप, ये जो पहाड़ है, पहाड़ से ये पानी उतरता हुआ उतरता 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 इस तरीके से यहाँ पे ले जाया जाता था हाथ से। वो जो नीचे के जो गांव है, दूर 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 दराज में स्थित निचले गांवों में, निचली श्रेणी में जो गांव होते थे, वहाँ ऐसे तो पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन इन नालियों के द्वारा सिंचाई के लिए वहाँ पानी उपलब्ध करवा दिया जाता था। और ये एक स्थानीय प्रणाली थी, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। इसकी एक खास बात और थी कि इसमें ये सिस्टम अपनाते थे कि सर्वप्रथम दूर स्थित गाँव को वो पानी दिया जाए, जो पानी सबसे, जो गांव सबसे दूर स्थित है उसको वो पानी दिया जाए, फिर वहां पे उसकी पर्याप्त आपूर्ति हो जाए, उसके बाद पास वाले, फिर और पास वाले, फिर और ऊपर चढ़ता जाएगा, जो ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांवों को वहां पे पानी दिया जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली बात यही है कि कुल्ह कहाँ पे पाए जाते थे, हिमाचल प्रदेश में, जो कि एक मानव निर्मित स्थानीय सिंचाई की प्रणाली थी, नहर सिंचाई की प्रणाली थी। ये देख लीजिए, ये मेन इरिगेशन सिस्टम, यानी कि मुख्य जो नहर सिंचाई प्रणाली थी, वो यहाँ से यहाँ ऐसे पानी जाएगा अलग अलग गाँव तक, अलग अलग खेतों तक। जो सबसे दूर है उसको पहले ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये बैरिकेड लगाए हुए होते थे। तो इस तरीके से ये पूरा एक कुल्ह सिंचाई प्रणाली। और ये फोटो आपके NCERT की फोटो है, ये वाली, आपका पूरी डिटेल यहाँ पे ऐसी कैसी दी हुई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चीज है वाटरमैन। वाटरमैन आपने सुना होगा, कई बार आपने जीके में पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, वाटरमैन बोलते हैं राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह ने क्या किया था, राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8600 जोहड़, जोहड़ जो एक संरचना होती है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया था, जो कि राज्य भर के 1000 गांवों में पानी को वापस लाया गया। जो इन्होंने इस तरीके से जोहड़ निर्माण किए और इस तरीके से वापस जल संरक्षण की ये नीति अपनाई, एक तरह से इन्होंने खुद ने जल संरक्षण का काम किया गया। जो पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तान में जो सूखे गाँव है, उनमें जल संरचना, जल का दोबारा से पानी को दोबारा कैसे इकट्ठा किया जा सके, वहां पे पानी का संरक्षण कैसे किया जा सके, उसके आधार पर इनका नाम क्या दिया गया, वाटरमैन। राजेंद्र सिंह है, इनको वाटरमैन बोला गया, और वाटरमैन इनकी उपाधि। साथ में इनको एक पुरस्कार भी दिया गया 2015 में, उनको स्टॉकहोम पुरस्कार दिया गया। स्टॉकहोम पुरस्कार इन्होंने जीता 2015 में। चलते आगे। आगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप कई बार सुनते हैं, अब तक भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चलता रहता है। जो आपको पता है किस लिए होता है, वो होता है कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उसका विरोध होता है। उसमें प्रमुख व्यक्ति जो पहले से चलता आ रहा है, वो शुरुआत में इसके प्रमुख व्यक्ति थे मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। इसकी समस्या क्या थी कि इसमें जब इस नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों करते हैं, अगर बांध बना रहे हैं तो कोई अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, हम देखें तो एक तरह सोच रहे हैं बांध बना रहे हैं तो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वहाँ स्थानीय लोगों को इससे बहुत सारी समस्या होती है। सबसे पहले तो वो जिस जगह बांध बनाया जा रहा है, उस बांध के जो भराव क्षेत्र में, जल भराव क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं, उनके घर खेत, उनको वहाँ से
उनको सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, उनको कहती है कि तुम्हें एक दिया जाएगा मुआवजा, मुआवजा दे दिया जाएगा और कहीं और आपको घर दे दिया जाएगा। तो अच्छा ही है, ऐसा देखा जाए तो ये बात सब अच्छी है। फिर उनको साथ में दे दिया जाता है कि दूसरी जगह उनको घर बना के या ज़मीन भी दे देंगे और पैसा भी दे देंगे, ये सब कुछ उनको दे दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में होता ये है कि जो उनको मुआवजा जो दिया गया वो जैसे डीएलसी रेट वगैरह उसके आधार पर दिया जाता है, और डीएलसी रेट कागजों में उस ज़मीन की रेट बहुत कम होती है, इसलिए उनको बहुत कम मुआवजा दिया जाता है। बहुत कम मुआवजा, साथ में उनको बहुत बड़ी संख्या में उनको विस्थापित कर दिया जाता है। जब वो विस्थापित हो गए, अपनी जगह ज़मीन को छोड़ के दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ पे इस तरीके से उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जो किसान और आदिवासी लोग हैं उनको न तो पूरी तरह से मुआवजा मिल पाता, और इसके साथ में ही जो इस तरीके के जो बांध बनाए जाते हैं तो बड़े स्तर पे वहाँ पे वनों का और प्रकृति का इस तरीके से विनाश किया जाता है कि बड़े स्तर पे यहाँ पे वनों के पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं, और जैव विविधता वहाँ पे नुकसान पहुँचता है, जैव विविधता की वहाँ पे क्षति होती है। तो इसलिए ये जो लोग हैं, ये जो इनकी समस्या है, इनकी समस्या बिल्कुल सही होती है कि ये इनको दूसरी जगह विस्थापित भी कर दिया, मुआवजा भी नहीं दिया गया, या उतना मुआवजा नहीं मिला, तो और वाकई इनकी ज़मीन भी ले ली गई, ये टाइम पे मुआवजा भी नहीं मिल रहा। कई लोग हैं अभी तक भी जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया है, कई उनके सरकारी दावपेच अटक जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी समस्याएं होती है, और ये इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रहे हैं और उसका विरोध करते हैं, और ये अब ऊंचाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे ऐसी बात होती है कि जहाँ पे वो बांध बन रहा है उसके आसपास वाले लोगों को तो पानी भी नहीं मिल पा रहा होता, तो उसको उन सब समस्याओं के कारण ये एक आंदोलन करते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके मुख्य व्यक्ति थे मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। ये सभी सभी जो बांध बन रहे हैं उनमें इसी तरीके की समस्या होती है। बांध, नदी, ये जो भी आपको डाइवर्जन कुछ भी ऐसे बनने को मिलते हैं, वहाँ विस्थापित होने वालों को इसी तरीके का संकट झेलना पड़ता है। आगे हम देखेंगे जल संभर प्रबंधन। तो जल संभर प्रबंधन, ये भी आपको शब्द समझना है कि ये क्या होता है। ये वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिट्टी और जल संरक्षण करना, मतलब मिट्टी और जल संरक्षण किया जाता है, जिससे क्या हो कि जैव मात्रा के उत्पादन में वृद्धि हो। इससे क्या होता है, भूमि में जल की मात्रा बढ़ पाती है, भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास हो पाता है, और द्वितीयक संसाधन पौधे तथा जंतुओं का विकास इस प्रकार से होता है कि जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन कम से कम हो, या पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा नहीं हो। मतलब पारिस्थितिकी संतुलन को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का ये जल संभर प्रबंधन किया जाता है, जिसमें मिट्टी और जल संरक्षण किया जाता है। मिट्टी का भी संरक्षण किया जाता है और जल का भी संरक्षण किया जाता है, और इससे क्या होता है, जैव मात्रा के उत्पादन में वृद्धि होती है। ये मेन बात है कि जैव मात्रा के उत्पादन में वृद्धि होती है। ये सिर्फ आपको टर्म समझनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 फैक्ट पूछ ली जाए, अगर आपको नाम ही पता नहीं कि जल संभर प्रबंधन क्या होता है, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसलिए आपको ये समझना है। फिर ये क्या होता है, ये जो टेक्निक होती है ये सूखे और बाढ़ को शांत करने में सहायता करती है, कि सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, जैसे पानी की कमी या ज़्यादा हो जाए, तो उसको ये कंट्रोल कर पाती है। और निचले बांध एवं जलाशयों का भी सेवा काल भी बढ़ता है। जो निचली 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 जगह पे जो बांध है उनमें भी पानी का जलस्तर बढ़ता है इस टेक्निक से, जल संभर प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट। आगे चलेंगे कि जल संग्रहण। अब जल संग्रहण की जब हम पढ़ रहे हैं तो जल संग्रहण की कई विधियां आपकी उसमें दी हुई है। एक विधि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, खड़ीन। खड़ीन हम जीके में पढ़ते हैं। तो खड़ीन, जिस तरीके से राजस्थान में खड़ीन जल संरक्षण की पुरानी टेक्निक है, उसी तरीके से कई टेक्निक होती है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेक्निक होती है, उनका नाम अलग अलग है। वो नाम आपको डायरेक्टली याद रखने कि जल संरक्षण यानी कि जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग। जल संग्रहण जैसे कि छतों पे पानी का संरक्षण करना और फिर उससे वाटर हार्वेस्टिंग करके टैंक में भरना, ये भी एक जल संग्रहण की टेक्निक है। लेकिन जो फेमस टेक्निक जो सीधी एनसीईआरटी में दी हुई है, वो टेक्निक मैं आपके लिए यहाँ पे नाम सीधे लेकर के आ रहा हूँ। ये बताता हूँ कि खड़ीन और नाड़ी, ये आपको अच्छे से पता है कि खड़ीन्स एंड नाडीज, ये होता है आपके पास में राजस्थान में, ये सबको पता होगा। उसके बाद में आपको देखना है बंधारस और ताल, ये पाए जाते हैं यहाँ पे आपके महाराष्ट्र में। बंदिस होता है एमपी और यूपी में। अहार और पाइन, अहार्स एंड पाइन, ये बिहार में, ये बिहार में अहार। कुल्ह, कुल्ह हिमाचल प्रदेश, ये हमने पढ़ ही लिया। कुल्ह की बिल्कुल विस्तृत व्याख्या की गई है। तालाब कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर का कांदी क्षेत्र। फिर एरिस, एरिस पाया जाता है तमिलनाडु में। सुरंगम पाया जाता है केरल में, और कट्टा पाया जाता है कर्नाटक में। ये नाम आपको एज इट इज याद रखने। अभी तक इसके क्वेश्चन क्या पता पूछे गए हैं या नहीं, फर्स्ट ग्रेड में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं सिर्फ खड़ीन और नाड़ी तक पढ़ के हमारा सीमित हो जाता है। लेकिन जिस तरीके की आरपीएससी जारी है, अब आपके पास में आरएस में सेकंड ग्रेड में जिस तरीके से डीप जा रही है, तो जा सकती है। डीप भी जाएगी तो कितनी जाएगी, एनसीईआरटी से बाहर वो नहीं जाती बिल्कुल। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में बिल्कुल इधर उधर छोटे फैक्ट होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। और ये इसीलिए ये क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ऐसे फैक्ट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जो यहाँ मिलेंगे। और क्वेश्चंस भी आपको मैं सारे बता दूंगा कि जो क्वेश्चन आए हैं वो सब इसी चैप्टर में से आए हैं।
पिछले 2-4 सालों में जो फर्स्ट ग्रेड हुई है उसके जो क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, जो हम आपने आज पढ़ा उसी के अंदर से सारे क्वेश्चन बनाए गए। ये आपने खड़ीन का आपने देखा होगा कि पानी होता है एक तालाब से होता है, इसमें यहाँ पानी आकर के यहाँ बढ़ जाता है, बीच में एक दीवार बना दी जाती है, इससे पानी छन करके इधर चला जाता है, अच्छा पानी यहाँ कुएं की तरह से भर सकता है। ये होती है जल संग्रहण की पारंपरिक पद्धति जो कि राजस्थान में उपयोग में ली जाती है। आगे हम देखेंगे परितंत्र। इसका जैसे चैप्टर का एक पार्ट आपके लिए पूरा हो चुका है, अब दूसरा पार्ट इसमें बात करते हैं इकोलॉजी यानी कि परिस्थितिकी तंत्र। अब इकोलॉजी शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, सबसे पहले तो शब्द किसने दिया, हम ये बात करें कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, शब्द दिया था ऑर्थर जी टेंसले। ऑर्थर, आर्थर या ऑर्थर, इसको आप एजी टेंसले भी लिख सकते हैं, एजी टेंसले। ये पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द दिया। अब पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी क्षेत्र के सभी जीवों और संपूर्ण जैविक इकाई जिसमें उनके आसपास के पर्यावरण का जीवधारी आपस में और अपने पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी एक पूरे सिस्टम में जितने भी वहाँ पे जीव जंतु उपस्थित होते हैं उनका सबका आपसी संबंध होता है, एक पूरा जाल बना हुआ होता है, उस पूरे जाल को जो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो तंत्र जो सिस्टम वो बनाते हैं वो कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसमें क्या होता है कि पारितंत्र में कई खाद्य जाल बनाते हैं जो जीवों के बीच संबंध और ऊर्जा प्रवाह को दिखाते हैं। पारितंत्र में कई तरीके के जाल होंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि खाद्य जाल और ऊर्जा जाल, इस तरीके का जो हमने देखा था ये रहा, ये जो ऊर्जा का जाल और खाद्य जाल, इस तरीके के पिरामिड और ये सब होते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में संबंधित होते हैं और ये बताते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ विशेषताएं। जैसे कि जो कई खाद्य जाल बनते हैं उनमें आपसी संबंध को दर्शाते हैं। वो कैसे होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ घटक होते हैं, एक तो होते हैं जैविक और एक अजैविक। जीव जंतु टाइप की जो भी चीज़ें, जो सजीव चीज़ें जिनको हम बोलते हैं वो जैविक हो गए, और अजैविक घटक पहाड़ हो गई, नदियाँ हो गई, ये अजैविक घटक हो गए। जैविक ये रहा। जैविक घटक कौन से होते हैं, जैविक घटक में जैसे उत्पादक, हरे पौधे, हरे पौधे में कुछ आपको बैक्टीरिया भी ऐसे पढ़ने को मिलेंगे जो भी उत्पादक होंगे, जो भी जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। तो जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सारी चीजें तो हो गई जैविक घटक। और अजैविक घटक में कौन से हो गए, अजैविक घटक में वायु, जल, सौर ऊर्जा, तापमान, प्रकाश, मृदा, मिट्टी विट्टी, ये सब चीजें क्या हो गई, अजैविक घटक। तो ये जैविक और अजैविक घटक हो गए। अब पारितंत्र के कुछ उदाहरण, कुछ स्पेशल पारिस्थितिकी तंत्र जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझने के लिए उसके पिरामिड भी होते हैं, स्तूप भी होते हैं, और उन पे सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पारितंत्र के उदाहरण क्या क्या होते हैं, जंगल का पारितंत्र, मरुस्थल का पारितंत्र, झीलों का पारितंत्र, तालाब का, दलदली भूमि, नदियाँ, मानव निर्मित पारितंत्र। अब नदियाँ यहाँ तक, अब इसमें एक और पारितंत्र होते हैं, ये तो हो गए पारितंत्र के एग्जाम्पल। अब कुछ ऐसे पारितंत्र होते हैं जो मानव निर्मित होता है, यानी कि कृत्रिम पारितंत्र। वो कैसे होते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र में बगीचा और खेत। जैसे कि बात करें हम जंगल में, जंगल में हम बात करेंगे तो जीव जंतुओं की बात करेंगे। सबसे छोटा कोई जीव जंतु है जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बैक्टीरिया, वायरस, इस टाइप की चीजें, उनको कोई कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। कीड़े मकोड़ों को कोई और बड़ा, जैसे सांप, मेंढक, उस तरीके की चीजें खा रहे हैं। उससे बड़ा फिर उनको जैसे मोर वगैरह खा रहे हैं, या फिर उससे बड़ा फिर उनको शेर, बाघ, इस तरीके के उससे खा रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि इसको ये खा रहा है, फिर शेर मर जाएगा तो उसको बैक्टीरिया वापस से उसका विच्छेदन कर देंगे। ये पूरा एक जो सिस्टम होता है ये पारिस्थितिकी तंत्र का होता है। ऐसे तालाब की जब बात करेंगे तो तालाब में क्या होगा, पहले छोटे बैक्टीरिया, शैवाल, फिर उसके बाद में उसमें थोड़ी छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, फिर शार्क, वेल मछली, उस तरीके से वो उसमें पारिस्थितिकी तंत्र एक तालाब में, पूरा तालाब वाले में या समुद्र वाले में उस तरीके का बनता जाएगा। तो छोटे से बड़े की ओर वहाँ पे चलते हैं। अब आगे देखेंगे, ये तो हो गया पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। अब होता क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो आगे देखेंगे। एक तो आपके पास में ये होना चाहिए कि शब्द किसने दिया, एजी टेंसले ने, ये आप लिख लेना एजी टेंसले। फिर इसमें दो तरीके की चीज होती है, एक होता है उत्पादक जो उसका उत्पादन कर रहा है, और दूसरी होती है उसमें उपभोक्ता। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उत्पादक मतलब उत्पादन कर रहे हैं, वैसे पता लग रहा है। और उपभोक्ता होते हैं कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि उत्पादक पर निर्भर, ये तो अपना भोजन खुद बना रहे हैं और ये अपने भोजन के लिए इन पर निर्भर रह रहे हैं, तो इसलिए ये हो गए उपभोक्ता, उसका कंज्यूम करने वाले, कंज्यूमर। फिर आगे इसमें क्या है, उत्पादक में क्या होते हैं, जैसे कि हरे पौधे, हरे पौधे क्या होते हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाते हैं। और फिर उसी तरीके से नीलहरित शैवाल होते हैं। नीलहरित शैवाल में भी क्या होता है, नीलहरित शैवाल एक प्रकार के शैवाल है जो कि
वही जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, उसी तरीके से वो भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करके, ये देखो, प्रकाश संश्लेषण करके वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसलिए ये सब तो क्या होता है, उत्पादक। और उपभोक्ता जो भी आप बाकी सारी चीजें जानते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, इस तरीके के सारे लोग, ये क्या बोले, ये क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। क्योंकि ये इन पर डिपेंड है। मनुष्य चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, वो किस पे खाएगा, वो पेड़ पौधे इनको खाएगा। तो इनसे मतलब इस पे डिपेंड होगा, इसको खाएगा कोई शाकाहारी है, कोई जीव जंतु खाएगा। मांसाहारी भी क्या खाएगा, उन लोगों को, जैसे कि जानवरों को अगर खाते हैं तो वो जानवर भी इन पे डिपेंड होते हैं। इसलिए ये सारे लोग किस पे डिपेंड है, इस पे, तो उत्पादक और उपभोक्ता। अब जीवाणु और कवक, जैसे सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया और कवक, ये सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मृत जीव अवशेषों पर निर्भर होते हैं। जो कोई, जब कोई जानवर या कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो उनको सड़े गले पदार्थों को कोई उनके ऊपर डिपेंड होते हैं और उनका अपमार्जन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे कोई जानवर मर गया तो वो वहाँ पे उसको विच्छेदन कर देंगे। कोई भी पेड़ पौधे होंगे उनको क्या करेंगे, मृत जीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनको वापस से अकार्बनिक पदार्थों में बदल देंगे। और ये अकार्बनिक पदार्थ वापस से मिट्टी में मिल जाएंगे, वापस से मिट्टी में मिल करके और वो पेड़ पौधों तक वापस से पहुंच जाते हैं। पेड़ पौधे जब, जैसे पेड़ पौधों को जो खनिज लवण वगैरह जरूरत होती है, तो वो मिट्टी में से वापस से उसको सोख करके पेड़ पौधों को वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है, और इससे पेड़ पौधों की पूर्ति हो जाती है और पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये भी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, कौन से, जीवाणु और कवक। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करके और उसके कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। ये आपको लग रहा होगा थोड़ा डीप हो गया, लेकिन आपको जो फैक्ट इसमें पढ़ने हैं वो फैक्ट इसी तरीके के पूछे जाएंगे। आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा और बचा है कि आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, चलो इसको हम, आज टाइम पूरा हो चुका है। ये आहार श्रृंखला, ये आपने देखी होगी, इस तरीके की आहार श्रृंखला होती है, और खाद्य जाल होता है ये ऐसे। ये हम पढ़ेंगे कल। आज हम इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा रहे हैं। एक तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है। 5 आर में से एक है। जब क्वेश्चन हमें देखना है तो पहले हम 2 मिनट इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्राकृतिक संसाधन, जो हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है। 2 तरीके के होते हैं, असमाप्य और समाप्य। असमाप्य जो कि असीमित मात्रा में होते हैं, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, ऊर्जा वायु। और समाप्य 2 तरीके के होते हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय वो जो कि कृषि, वन, घास, स्थल, जीव जंतु, इनका दोबारा से नवीनीकरण, यानी कि खत्म होने के बाद इनको दोबारा उगाया जा सकता है। और अनवीकरणीय यानी कि सीमित मात्रा में होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके बाद में हमने देखा वसुधैव कुटुंबकम अवधारणा महाउपनिषद से ली गई। और इसमें क्या था कि अथर्ववेद की एक ऋचा, जिसमें भी जंगल की बात कही गई थी, जंगल के लिए संपोषितता और प्रबंधन की बात कही गई। गंगा नदी, गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू हुई। कोलिफॉर्म जीवाणु, बैक्टीरिया, ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में। आंत, मनुष्य के शरीर में जो आंत होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत। वैसे तो मनुष्य की आंत में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है, और इसकी उपस्थिति जल में, इसकी अधिकता है उपस्थिति, ये क्या बताती है, जल संदूषित हो रहा है। ठीक है। इसी के आधार पर इसके जो नमामि गंगे एक कार्यक्रम शुरू किया गया, वो किया गया जून 2014 में। और जून 2014 में नमामि गंगे जो कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद में हम देखेंगे 5 आर। 5 आर के ये पूरे 5 आर होते हैं, और 5 आर का क्या क्या किस तरीके से उपयोग होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद में 3 आर, 3 आर कंसेप्ट ये था, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर थे। और कचरा का जो प्रबंधन है, कचरा, पुराने कचरे को वापस से रिसाइकल करना, रीयूज करना और रिड्यूस करना, ये होते हैं आपके कचरा प्रबंधन के 3 आर। इसके बाद में ये 3 आर का कॉन्सेप्ट। फिर कुछ शब्द जो आपको पता होना चाहिए, स्टेक होल्डर, दावेदार, कि वन के दावेदार कौन कौन है। संपोषित प्रबंधन, कि वन का इस तरीके से प्रबंधन किया जाए कि अपने भविष्य के लिए भी वो वन उपयोग, मतलब बचे रहें, उसका बिल्कुल मिसयूज ना करें, उसको खत्म नहीं करें। और फिर कुछ घटनाएं थी, खेजड़ली आंदोलन जो 1731 में हुई, 363 लोग और 1 लाख का पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई को। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार 1 लाख का, प्रोसिपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम। चिपको आंदोलन गढ़वार रैनी नामक गांव में, सुंदरलाल बहुगुणा। एपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े और कर्नाटक में। फिर यहाँ पे 1972 में ये जो आराबाड़ी के सालवन के लिए A.K. बनर्जी ने ये योजनाएं चलाई। इसके बाद में कुल्ह जो आपके पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुल्ह जब इतना बड़ा दिया हुआ है तो ये आने लायक बिल्कुल फैक्ट है। कुल्ह कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में।
और ज़्यादा नहीं तो इतना तो याद होना है। वाटरमैन राजेंद्र सिंह, इन्होंने स्टॉकहोम पुरस्कार जीता। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। जल संभर प्रबंधन, जल की जैव मात्रा के उत्पादन में वृद्धि हो, इस तरीके से मिट्टी और जल का संरक्षण। फिर जल संग्रहण की ये पद्धतियाँ, जिसमें खड़ी नाड़ी राजस्थान, बंदारस ताल महाराष्ट्र, कुल्ह हिमाचल प्रदेश, और इस तरीके से आपके सुरंगम केरल, एरिस तमिलनाडु, ये बात हो गई। फिर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया एजी टेंसले ने, और यहाँ पे जैविक और अजैविक दो तरीके के घटक होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा था। उत्पादक और उपभोक्ता क्या क्या होते हैं, और इतना आपने पढ़ लिया। इतना आपने पढ़ लिया, आप इसका रिवीजन करेंगे, मुझे लगता है इतने फैक्ट आपके लिए आज के लिए काफ़ी होंगे। हम इसको क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल फैक्चुअल और बिल्कुल सही चीज़ पढ़ रहे हैं। इसका विश्वास आपको होगा कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, और पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए 5 R में से एक है। अब 5 R वही आपके पास में रिफाइन, रिफ्यूज, रिपे, रिचार्ज। अब आपने रिचार्ज नहीं पढ़ा, रिपे नहीं पढ़ा, रिफाइन नहीं पढ़ा, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिड्यूस है ये शायद, तो रिफ्यूज भी होता है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल। तो इस तरीके के 5 R आपने पढ़े, और आप इसका बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था, ये आपके एनसीईआरटी के दूसरे पेज पे, ऐसे कैसे जो 5R कॉन्सेप्ट था वो दूसरे पेज पे दिया हुआ है। जो हमने पढ़ा है वो उसी क्रम में पढ़ा जिस क्रम में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे ये क्वेश्चन, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपने छोड़ दिया। फिर हम देखेंगे कोलिफॉर्म जीवाणु। कोलिफॉर्म जीवाणु मानव के कौन से अंग में पाया जाता है। अब आप इसको अगर बायो से जोड़ करके देखें तो बायो में तो बहुत सारे जीवाणु होते हैं, लेकिन ये बायो से नहीं पूछा गया, ये पर्यावरण में यहाँ पे आपके पास में सीधे सीधे यही एक लाइन लिखी हुई थी कि कोलिफॉर्म मनुष्य के आंत में पाया जाता है। और कोलिफॉर्म की अधिकता से गंगा नदी में उसकी अधिकता का स्तर का उसका पता लगाया गया, वो जो ग्राफ दिया हुआ था उससे यहाँ पे गंगा का जो नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया, और जीएपी गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। आगे देखेंगे और कि एक मोर सांप को खाता है, ये भी अभी तक नहीं हुआ। तो इस तरीके के आप अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें आप बिल्कुल एग्जैक्ट सही वो चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बस विश्वास रख के पढ़ते जाइए। अब तक आपको ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको इसी तरीके का कंटेंट हर बुक में, हर कोचिंग सेंटर, हर बुक में आपको यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी करा हुआ आपको मिलने लग जाएगा। तो बस आप विश्वास रख के पढ़िए। छोटी कोचिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है मैं, लेकिन क्लास आएगी बिल्कुल बेस्ट, एक नंबर क्लास आती है। आपके इसी प्रेम और आपके इसी विश्वास के लिए हम अपने इसी कार्य के लिए तत्पर रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।